हेलो एवरीवन, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर 14 विभाजन को समझना। इस चैप्टर को हम किस प्रकार समझेंगे? बोर्ड के अनुसार विभाजन क्या था, इसकी पूरी प्रतिक्रिया क्या थी, एनसीईआरटी के हिसाब से इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम्स में किस तरह ये चैप्टर पूछा जा सकता है, तो उन सभी की चर्चा करेंगे। अब हम समझते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। राजनीति के बारे में सबसे पहले इसमें विभाजन को हम कैसे समझेंगे, विभाजन क्या था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में, तो उसी पर ही स्मृति और कितने लेख लिखे गए उन सब पर आधारित ये चैप्टर है। उन्हीं की स्मृतियों पर आधारित ये चीजें हम देखेंगे। इसमें बात की गई है आगे राजनीति, स्मृति और अनुभव। राजनीति यानी कि क्या राजनीति उस समय हो रही थी, भारत पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ तो क्या राजनीति उस समय हो रही थी। स्मृति क्या है, यानी कि यादें। स्मृति मतलब यादें, क्या क्या यादें इस बंटवारे से जुड़ी हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन सब की यादें, चाहे भारत पाकिस्तान चला गया हो चाहे भारत में रह गया हो, उन सब की यादें किस तरह इससे जुड़ी हैं। और अनुभव, अनुभव क्या होता है? एक्सपीरियंस। जो लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह आए और जो पाकिस्तान से भारत आए या भारत से पाकिस्तान गए, उन्होंने इस बंटवारे का किस तरह अनुभव किया, उस पर ही पूरा चैप्टर आधारित है। तो मेन आप करिए समझ गए, राजनीति, स्मृति और अनुभव। एनसीईआरटी के शुरुआत में फर्स्ट पॉइंट उसके बाद दे रखा है कि बंटवारे के अनुभव। अब बंटवारे के अनुभव क्या क्या है वो हमें किस से पता चलते हैं? शोधकर्ताओं से। शोधकर्ताओं का विवरण। अब शोधकर्ता कौन कौन से होते हैं? जो इस टॉपिक पर रिसर्च करते हैं, जो इस टॉपिक को हमारे लिए आसान करते हैं। जैसे कोई भी चीज होती है उस पर शोध करके हमें पता चलता है कि ये चीजें क्यों हुई, ये घटना क्यों घटी, तो शोधकर्ताओं ने बताया बंटवारे के अनुभव के बारे में। ये हमें डायरीज से पता लगता है, लोगों की कई डायरीज थी, उसमें इस चीज का विवरण लिखा हुआ था। कोई जैसे अभी तक कुछ जीवित व्यक्ति थे, उनसे मिलकर पता लगा कि बंटवारे का क्या अनुभव था। अब देखिए हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं कि ऐतिहासिक मोड़ क्या रहा। आगे वाले पॉइंटों से हमने समझा कि स्मृतियों से, अलग अलग चीजों से हमें इस चैप्टर के बारे में पता लगता है। फिर ऐतिहासिक मोड़ क्या रहा इसका, कि टर्निंग पॉइंट। अब देखिए हमने ऐतिहासिक मोड़ की बात करी, होलोकॉस्ट की। होलोकॉस्ट जो शब्द दिया गया है, होलोकॉस्ट का अर्थ है महाविध्वंस। महाविध्वंस का अर्थ है कि ऐसी त्रासदी जिसमें हजारों संख्या में लोग मारे जाते हैं, महाविध्वंस, जिसको नाम होलोकॉस्ट दिया गया है। अब ऐतिहासिक मोड़ क्या क्या कहता है कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण होलोकॉस्ट हुआ, महाविध्वंस हुआ, लाखों की संख्या में लोग मारे गए। इधर से उधर शरणार्थी है। शरणार्थी आप समझते हो, अपना देश छोड़कर, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहे हो चाहे हिंदुस्तान में रह रहे हो, एक देश छोड़कर दूसरी जगह आए। वो पाकिस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान में रहने वाले पाकिस्तान गए। पहले एक देश था लेकिन वो एक देश से निकल के दूसरे देश आए। फिर इसी दौरान लूटपाट की घटनाएं बनी। लूटपाट की घटनाएं यानी कि जो वहां से शरणार्थी आ रहे थे, अपना सामान साथ ला रहे थे, हीरे जवाहरात, पैसे, धन दौलत, उनको रास्ते में लूट लिया जाता था, चाहे इधर से जाने वालों को चाहे उधर से आने वालों को। बलात्कार की घटनाएं घटने लगी, अत्याधिक घटनाएं घटने लगी। हिंदुओं औरतों को, मुस्लिम औरतों को जगह जगह इस तरह से शिकार बनाया गया। महामारी। अब आप देखेंगे जब ना पैसा है, ना खाना है, ना पीना है, कुछ भी नहीं होगा तो महामारियां फैलेंगी, बीमारियां फैलेंगी। ऐतिहासिक मोड़ होने लगा 1947 के करीब, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होने लगा, तो ये सारी चीजें घटनाएं घटने लगी। इसका काफी असर पड़ा, काफी संख्या में जो आबादी थी उस पर इन सभी चीजों का असर पड़ने लगा। आगे देखिए 2.2 इसमें एनसीईआरटी क्या कहती है? रूढ़ छवियों की ताकत। रूढ़ छवियों की ताकत यानी स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या कहता है कि एक मानसिकता बना लेते हैं, ये व्यक्ति वैसा है। जैसे मानसिकता बनाई हुई है कि मुसलमान क्रूर होते हैं, उसी तरह हिंदुओं के लिए कुछ मानसिकता बनाई हुई है, तो ये उस चीज पर बात करती है, रूढ़ छवियों की ताकत। इसमें कट्टरता की बात की गई है, क्रूरता की बात की गई है और मृत्यु की बात की गई है कि किस प्रकार उन्हें दिखाया गया है कि क्रूरता
कट्टरता के कारण लोगों के दिमाग में एक दूसरे के प्रति द्वेष था, एक दूसरे को मारने के प्रति अंदर से गुस्सा था। तो ये चीजें उस समय घटनाएं घट रही थी, कट्टरता, क्रूरता और स्मृतियां। अब देखिए विभाजन क्यों और कैसे हुआ, थर्ड पॉइंट बोलता है एनसीईआरटी का। विभाजन क्यों और कैसे हुआ, इसकी जड़ें तो अंग्रेजों के समय से ही उभरना शुरू हो गई थी। हम सब जानते हैं अंग्रेजों ने इसके बीज शुरू से ही बोने शुरू कर दिए थे। 1857 से वो समझ गए थे कि हिंदू मुस्लिम को जब तक अलग नहीं करोगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो ऐसा उन्होंने करना शुरू कर दिया, हिंदू मुस्लिम संघर्ष को और भड़काया ताकि ये दोनों आपस में लड़ते रहे और हम अपना फायदा उठाते रहे। 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार, 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों को अलग से चुनाव क्षेत्र दिए गए, अलग से चुनाव लड़ने के लिए आरक्षित सीटें कर दी गई, तो ताकि इससे उनको बेनिफिट मिले और दोनों के बीच की खाई बढ़े। 1906 में क्या हुआ, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अलग से कांग्रेस से हटकर कुछ मुसलमानों ने मुस्लिम लीग की स्थापना करी ढाका में। 1915 में हिंदू महासभा ने अपनी स्थापना कर दी। हिंदू महासभा ने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई। अब आप देखें कि मुस्लिम लीग ने अपनी अलग सी एसोसिएशन बना ली, हिंदुओं ने अपनी अलग सी एसोसिएशन बना ली। इसका क्या हुआ नतीजा, दोनों में जो खाइयां थी वो बढ़ती गई, दोनों के बीच की जो खाइयां थी वो बढ़ती गई। आगे देखिए 3.2 में एनसीईआरटी क्या कहती है, प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रालय। हम जानते हैं 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, प्रांतीय चुनाव का क्या नतीजा रहा, कांग्रेस का तो अच्छा प्रदर्शन रहा, 11 में से 5 प्रांतों में उसने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कितना, 11 में से 5 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, उसका प्रदर्शन अच्छा रहा 1937 के चुनावों में। लेकिन जो कांग्रेस के पास मुसलमानों के वोट आते थे उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, कांग्रेस का प्रदर्शन मुसलमानों की तरफ से अच्छा नहीं रहा। क्यों, उसकी एक अपनी अलग सी संस्था बन चुकी थी, कुछ मुस्लिम लोग मुस्लिम लीग में चले गए थे कांग्रेस में से, तो ये चीज हम समझते हैं। अब देखिए 3.3 क्या कहती है, पाकिस्तान का प्रस्ताव। आगे इस चैप्टर में हम देखें तो पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया। सबसे पहले कैसे, 23 मार्च 1940 में स्वायत्तता की मांग, जो भी मुस्लिम बहुल इलाका था उसमें स्वायत्तता की मांग की अवधारणा रखी गई कि वहां पर हमें अलग कर दो। स्वायत्तता की मांग किस तरह उभर रही है आप देखें समझे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सिकंदर हयात मार्च 1941 में पंजाबी असेंबली में भी इन्होंने इसी चीज की बात उठाई, अलग बहुल इलाके की बात उठाई सिकंदर हयात ने 1 मार्च 1941 में। थर्ड पॉइंट में देखें, मोहम्मद इकबाल जिन्होंने एक गाना भी गाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने 1930 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में आवाज उठाई कि मतलब कहने का अर्थ उनका यही था कि पाकिस्तान की मांग उठाना, मतलब एक बहुल अलग इलाका, इस सब की मांग उठाई उन्होंने। अब देखिए 3.4 एनसीईआरटी इस किताब में क्या कहते हैं कि विभाजन का अचानक हो जाना। विभाजन जो हुआ वो किसी को पता नहीं था कि प्री प्लान है, विभाजन अचानक हुआ और इस तरह अचानक हुआ कि लोगों को लगा कि अभी जो हम अलग हुए हैं, अलग अलग देश बांटे गए हैं, वो एक दोबारा फिर से एक हो जाएंगे। मतलब कि लोग मानने को तैयार नहीं थे कि विभाजन हो गया है या इसका क्या स्वरूप हमें पता चलेगा। इस तरह से ये हुआ कि विभाजन एकदम अचानक हो गया, किसी को इसकी कोई खबर नहीं चली। अगला पॉइंट क्या कहता है, युद्धोत्तर घटनाक्रम। 1945 में हम जानते हैं कि ये जो दौर था दूसरे विश्व युद्ध का दौर था, उसके बाद से काफी देश आजाद हो रहे थे, तो हमें भी भारतीयों को भी ये लग रहा था कि अब हम जल्दी आजाद होने वाले हैं, तो इसकी मांग भी तीव्र होने लगी विश्व युद्ध के बाद। 1946 में प्रांतीय चुनाव हुए। प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को तो अगर सफलता मिली, लेकिन मुस्लिम लीग भी एक अलग पार्टी उभरकर सामने आई। उसने क्या किया, अपने जितने मुस्लिम बहुल इलाके हैं उस पर कब्जा जमाया, वहां की सीटें जीती। तो
तो इस तरह आप देखिए घटनाक्रम चलता आ रहा है, किस तरह धीरे धीरे विभाजन के बीज बोए गए, जिसके कारण जो ये पूरा चैप्टर बताया गया है विभाजन को समझना, वो हम समझ रहे हैं किस तरह एक एक करके बीज बोए गए। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1915 में हिंदू महासभा। तो ये छोटे छोटी जो कड़ी है उन बीजों के हिसाब से ही अंत में पूरा बंटवारा हुआ। आगे देखिए 3.6 बताता है विभाजन का एक संभावित विकल्प। भारतीय नेताओं के सामने एक ही विकल्प था कि किस प्रकार विभाजन को हम मतलब जनता तक बताएं, या विभाजन ही एक विकल्प है, विभाजन नहीं होगा तो यहां बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो ये एक चुनौती थी कि किस प्रकार विभाजन को समझाएं। विभाजन ही एक विकल्प बचा है, क्योंकि सत्ता या तो हिंदुओं के पास रहती या मुस्लिमों के पास। एक देश में दोनों रहने को तैयार नहीं थे, उसमें ऐसी परिस्थिति हो गई थी। तो उस समय क्या था, विभाजन ही एक संभावित विकल्प बचा, क्योंककि जो अंग्रेज थे उन्होंने कहा कि वो सभी की बात सुनेंगे, मुस्लिम लीग की भी, कांग्रेस की भी और रजवाड़ों की भी। 565 रजवाड़े थे उस समय। उनसे ये भी पूछा गया कि आप भारत में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो इन सभी की बातों को नजरअंदाज नहीं किया गया और इस अनुसार भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। 3.7 क्या कहता है, विभाजन की ओर। अब धीरे धीरे जो भारत था, भारत और पाकिस्तान विभाजन की ओर चल पड़े। 16 अगस्त 1946 यानी कि विभाजन से ठीक एक साल पहले मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब है अपनी जो प्रतिक्रिया है कि विभाजन की, कि हमें अलग देश की मांग, उसको उन्होंने तीव्रता से लिया और 16 अगस्त 1946 को क्या बनाया गया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे भी बोलते हैं। ये मुस्लिम लीग ने बनाया था। इसमें क्या हुआ, कलकत्ता में दंगे भड़के, तो अलग अलग जगहों पर दंगे हुए, जिसके कारण लोगों में दहशत हुई। अब धीरे धीरे ये बात बैठने लगी कि अब तो बंटवारा होना तय है। तो इस तरह से पूरा घटनाक्रम फैलने लगा। आगे पॉइंट देखिए, पॉइंट 4, कानून व्यवस्था का नाश हुआ। जब दंगे होने लगे, हिंदू मुसलमान आपस में एक दूसरे जगह सबको मारने लगे, काटने लगे, तो क्या हुआ, कानून व्यवस्था का नाश हुआ। कानून व्यवस्था एकदम चरमरा गई, क्योंकि वो अंग्रेजों के हाथ में थी। अंग्रेज यहां से जा रहे थे, तो कानून व्यवस्था किसके हाथ में रही, किसी के हाथ में नहीं। तो यही बात हुई कि कानून व्यवस्था का एकदम तुरंत नाश हो गया। अब देखिए आगे 4.1 क्या कहता है, महात्मा गांधी एक अकेली फौज। जब बंटवारा हो चुका है 1947 में, तो महात्मा गांधी एक अकेली फौज के रूप में उभरे। सांप्रदायिक सौहार्द यानी कि सांप्रदायिक हिंदू मुसलमानों के बीच वो सांप्रदायिक भाईचारा बनाने के लिए वो निकले। पूर्वी बंगाल के नौखली में थे। जब विभाजन हो चुका था 1947 में, तो वो पूर्वी बंगाल के कलकत्ता स्थित नौखली में थे। नौखली एक जगह का नाम है, वहां हिंदू मुसलमानों में दंगा हो रहा था। तो वहां पर वो उस समय मौजूद थे और उन्हें समझा रहे थे कि ये चीजें आप मत करो, हिंदू मुसलमान में जो मारकाट हो रही थी उसके लिए। फिर 28 नवंबर 1947 की घटना है कि चांदनी चौक में गुरु नानक जयंती मनाई जा रही थी। कब, 28 नवंबर 1947 को। तो वहां पर गुरुद्वारा शीशगंज के पास ही उन्होंने खड़े होकर जब देखा, तो उन्होंने देखा कि एक भी मुसलमान नहीं खड़ा है। तो उन्होंने कहा कि आप देखिए कि ये टाइम आ चुका है कि एक भी मुसलमान इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये घटना भी उन्होंने बताई। आगे देखिए तो बंटवारों में औरतें, बंटवारों में औरतों की सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ औरतें बंटवारे में ही मारी गई, कुछ जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रही थी तो वहीं रह गई पाकिस्तान में, कुछ हिंदुस्तान से जब पाकिस्तान जा रही थी तो हिंदुस्तान में ही रह गई। फिर कुछ महीने बाद तक अदल बदल बदली की गई कि जो जहां का है वहां पर चले जाए। इनके बीच में इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इनको घर से उजड़ गई, बलात्कार हुए, इन्हें मारा गया, धर्म परिवर्तन किए करने पड़ा इनको, इज्जत की रक्षा की दुहाई दी गई, काफी चीजें इन्हें झेलनी पड़ी, जो कि काफी दुखद था।
फिर क्षेत्रीय विविधताएं, क्षेत्रीय विविधताएं यानी कि हम देखें अलग अलग, भारत एक काफी बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, तो क्षेत्रीय विविधताएं यहाँ पर देखने को मिली। कोई किधर का है, कोई बंगाल का है, कोई मद्रास का है, कोई उत्तर का है, तो कोई दक्षिण का है, क्षेत्रीय विविधताएं देखने को मिली। आगे देखें तो मदद, मानवता और सद्भावना भी देखने को मिली। कई जगह तो जो दोनों वर्ग थे एक दूसरे के दुश्मन थे, तो कई जगह देखने को मिला कि किसी ने हिंदू की रक्षा करी है तो किसी ने मुसलमान की रक्षा करी है। ये चीजें भी देखने को मिली, मानवता सद्भावना की बातें। मौखिक गवाहियां और इतिहास, मौखिक गवाही यानी कि जो मुंह से हमें सुनते हैं, मौखिक यानी कि इसका कोई लिखित स्रोत नहीं होता, जो सुनी सुनाई होती है, मौखिक गवाहियां और इतिहास, उन माध्यमों से हमें ये सब चीजें जानकारियां मिलती हैं विभाजन के बारे में। जो लिखित है वो तो है ही हमारे पास, लेकिन डायरियों के माध्यम से जो जीवित व्यक्ति इधर से उधर चले गए, उन्होंने अपने विचार जो किए, उन सभी के माध्यम से हमें पता चलता है। तो बच्चों आज हमने चैप्टर 14 को समझा, इतिहास के 12वीं क्लास के। तो आप आगे भी इस चैनल के साथ जुड़े रहे, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।